वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार। हमारे साथ आज भारत के पूर्व सांसद, अविभाजित मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष रहे और राज्यसभा सांसद रहे, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, माननीय नंद कुमार शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है नंद कुमार शाह जी, भाई साहब, मानवता चैनल यूएसए से। हेलो। सिग्नल थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा। जी, आप अपनी आवाज ठीक है सर, आप बोले। हमारे साथ आज के विषय को लेकर हम जो भारत में बढ़ती नशाखोरी के संदर्भ में आज का मुख्य विषय हम रखे हुए हैं। इस चर्चा पे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद, नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नंद कुमार शाह जी, इनका परिचय है। हमारे साथ एडवोकेट संतोष साहू साहब जुड़े हैं। एडवोकेट संतोष साहू साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। हेलो। हाँ, नमस्कार। हमारे साथ, तो मैं आज के जो विषय है, इस विषय के संदर्भ में ही जानना चाहूंगा कि भारत में बढ़ती नशाखोरी का दुष्परिणाम के संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो संतोष साहू साहब, जो आज के इस मुख्य विषय को लेकर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें खास मेहमान हमारे साथ माननीय नंद कुमार शाह जी जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं सवाल को लेकर आपके पास जाना चाहूंगा कि भारत में बढ़ती नशाखोरी को लेकर जो दुष्परिणाम है भारतीय समाज के अंदर में, आम जनता के ऊपर में, इस संदर्भ पर अपने विचार रखें। जी, आज 1 जुलाई 2021 को वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल के माध्यम से भारत में नशाखोरी के ऊपर जो चर्चा कराया जा रहा है, इसके लिए मैं वॉइस ऑफ मानवता के सीईओ और सभी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि ये भारतीय समाज में सभी अपराध और बुराइयों के जड़ में नशा है। तमाम सर्वे के माध्यम से भी ये बात सामने समय समय पे आता है। तो मैं इस विषय पे आज की इस प्रमुख चर्चा में डॉक्टर नंद कुमार शाह जी, जो लंबे समय तक समाज में काम कर रहे हैं, वो कई बार विधायक रहे, लोकसभा सदस्य रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, अनुसूचित जनजाति आयोग के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और जैसा कि मुझे जानकारी है कि शायद विश्व में वो पहले आदमी हैं, वीडियो अटक गया है थोड़ा सा आपका, विश्व में भी शायद वो पहले इंसान है कि नशाखोरी के विषय को लेके जब उनसे ये सवाल कर दिया गया कि लोगों ने कहा था, जैसा वो कई बार अपनी बातों, अपने मुखारबिंद से अपनी बात रखे हैं, एक बार एक वाक्य आया कि आप नमक तक नहीं खाते हैं, इसके पीछे नशा से समाज उबरे। ऐसे महत्वपूर्ण बात उनके माध्यम से है। मैं चाहता हूं कि उनका जो तजुर्बा है, उस तजुर्बा को समाज के बीच में जो लाने का कोशिश आपके द्वारा किया जा रहा है, उसका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद जी। हमारे साथ अभी शाह जी का डिस्कनेक्शन पता नहीं टेक्निकल कारण से हो गया है। मैं इस बात को आगे बढ़ाने से पहले भारत के 3 वर्षों के जो आंकड़े को लेकर अगर हम चर्चा करें, तो 455% नशाखोरी बढ़ा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में कितनी बड़ी विषम परिस्थितियां और विकराल ये समस्या है। इस दिशा में भारत सरकार को, विभिन्न राज्यों के सरकारों को इस दिशा में सार्थक कदम और प्रयास उठाए जाने की जरूरत है। और आज के इस विषय की खास चर्चा को लेकर माननीय नंद कुमार शाह जी एक प्रेरणा स्रोत भी है, क्योंकि वो एक भारत के आदिवासी समाज के अंदर से बिलोंग भी करते हैं। और सबसे ज्यादा आज अगर देखें तो भारत में आदिवासी समाज के अंदर में नशाखोरी का जो व्यापक बढ़ता प्रभाव है, उस संदर्भ में हम उनको
आज खास मेहमान के रूप में बुलाया भी है। मेरे ख्याल से उनका कनेक्शन हम लोगों से डिस्कनेक्ट हो गया है टेक्निकल कारणों से। तब तक जो हमारे साथ जुड़ पाते हैं, मैं संतोष साहू जी के पास ही इस बात को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि भारत में 130 करोड़ जनसंख्या है, उसमें 10 करोड़ लोग नशाखोरी के चपेट में है। तो इस बड़ी समस्या को लेकर सरकार की जो विचारधारा है या उसकी जो नीति है, इसको कैसे रोका जाए, इस संदर्भ में संतोष साहू साहब अपनी बात रखें। जी, जैसा कि आपने ही बताया कि 455% विगत 3 वर्षों में नशाखोरी बढ़ा है। जो आंकड़ा बता रहे हैं बहुत भयावह है, क्योंकि समाज में लगभग घटना, चाहे वो चोरी का हो, डकैती का हो, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो, हत्या हो, बलवा हो, ऐसे विभिन्न प्रकार का जो अपराध है, उसके पीछे कहीं ना कहीं शोध करने से पता चलता है कि नशा है। नशाखोरी कर लोग अपराध कर बैठते हैं, बाद में उनको पछतावा होता है, पर पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। वो कानून के शिकंजे में कसते चले जाते हैं। नशाखोरी भारतीय समाज को जिस तरीके से तबाह बर्बाद कर रहा है, ये भारत के कई राज्यों की सरकार, जैसे बिहार है, पूर्णतः नशाबंदी वहां की सरकार लागू की, और आए दिन गोपनीय तरीके से चोरी छिपे अगर कोई नशा करता है या उसको समाज में परोसने का काम करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई चल रहा है। तो नशाखोरी भारतीय समाज में एक कैंसर से भी घातक की बीमारी है। इसके ऊपर मैं आगे अपनी बात करूंगा। अभी माननीय डॉक्टर नंद कुमार साहिब हमारे बीच में हैं, आप उनको बार बार इनवाइट कर रहे हैं। जी, वो अपनी बात रखें। सर, आवाज जा रही है माननीय नंद कुमार साह जी? जी, आपकी आवाज तो आ रही, मेरी आवाज आ रही क्या? जी, आपको आपकी आवाज बहुत स्पष्ट है। मैं आपके पास सवाल लेकर जाना चाहूंगा कि सर, भारत के अंदर में जो बढ़ती नशाखोरी के संदर्भ में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, और जिस ढंग से भारत में ये जो समस्या है ये विकराल है, तो हम आपके पास इस सवाल को लेकर जाना चाहेंगे कि जैसा कि संतोष साहू जी ने भी अपने विचार व्यक्त कहा कि आपने नशा के संदर्भ में विगत 40 सालों से आप नमक का भी सेवन नहीं कर सकते हैं। आपका जीवन एक प्रेरणा भरी स्रोत है, जिससे भारतीय समाज को सीख लेने की जरूरत है। इस संदर्भ में अपनी बात रखें कि भारत में इस समस्या को कैसे निजात दिलाई जा सकती है। देखिए, मैं जब महाविद्यालय में पढ़ता था, सन 70 के दशक की बात है जी, और उस समय जो गरीब समाज है, जिसमें कमार हैं, कोरवा हैं, बिरहोर हैं, बैगा हैं, ये बहुत पिछड़ा हुआ, जिनको महामहिम राष्ट्रपति जी का दत्तक पुत्र भी माना जाता है। इस समाज को हमने पूरी तरह से नष्ट होते हुए देखा है। और एक इतना व्यथित मैं होता था जब मैं पहली बार 77 में विधायक बना मध्य प्रदेश में, और उस समय एक सरकार के द्वारा कानून बना हुआ है कि जो जनजाति समाज के लोग हैं उनको शराब बना करके पीने का छूट रहेगा, उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। मैंने एक बार सवाल के माध्यम से विधानसभा में इस चर्चा को उठाया था कि भाई केवल आदिवासियों को शराब बना करके पीने की छूट कानून में क्यों दिया गया है, इसके पीछे वजह क्या है? तो सरकार की तरफ से उत्तर दिया गया आबकारी मंत्रालय के मंत्री के द्वारा कि इसको इसलिए दिया गया है कि जनजाति समाज का जो व्यक्ति है वो शराब के बिना रह नहीं सकता, उसका शराब पीना बहुत जरूरी है, और इसलिए अगर हम एक कानूनी छूट उनको नहीं देंगे तो पुलिस वाले पकड़ेंगे और आबकारी वाले पकड़ेंगे, उनको जेलों में डाल देंगे, बहुत परेशानी होगी। इसलिए ये कानून में छूट दिया गया है। फिर मैंने प्रश्न किया, ये मैंने विधानसभा में
कि आप ये बताइए, जिस शराब के कारण बड़े बड़े लोग समाप्त हो गए, जिस शराब के कारण रावण जैसा बहुत ज्ञानी ब्यानी आदमी मानते हैं, बहुत विद्वान था, वेद शास्त्र को जानकार था, उसको केवल यह शराब था जिसके कारण सारी बुराइयां उसमें आई और उसको राक्षस कह दिया गया। तो ऐसी बुराई को जनजाति समाज में अगर पीने की प्रथा है, उनकी आदत है, तो उनको सुधारा जाना चाहिए, उनको समझाया जाना चाहिए कि ये बहुत खराब है, इससे समाज पूरा बर्बाद हो जाएगा, परिवार, आगे आने वाला पीढ़ी भी नष्ट हो जाएगा। इस बात को समझाने के बजाय कानूनी अधिकार उनको शराब बना करके पीने की भी छूट दे रहे हैं आप। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जनजाति समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, सरल हैं, सहज हैं, मन में बहुत कोई द्वेष भाव किसी के प्रति नहीं रहता है, और इतने अच्छे लोग हैं, इनको शराब से मुक्त करके, शराब से अलग करके, शिक्षा के क्षेत्र में उनको ऊपर उठा करके, और हर दृष्टि से उनको ऊपर उठाया जा सकता है, लेकिन कानूनी तरीके से उनको शराब बना करके पीने की छूट दे करके उनके पीढ़ियों को आप बर्बाद कर रहे हैं, और ये गलत है, आपराधिक कृत्य है। इसको तत्काल आपको वापस लेना चाहिए कानून के तरीके से। और जनजाति समाज में जो जनजाति विभाग है, उसमें बहुत अच्छे लोगों को मैंने नियुक्त करके अलग अलग जगहों में जाकर के उनमें शिक्षा का प्रसार कैसे हो, शिक्षा के प्रति लोग जागरूक कैसे हों, इसके लिए उनको समझाना चाहिए। अलग अलग जगहों में ऐसे लोगों की नियुक्ति करें जो जनजाति समाज में शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य रखने का और आर्थिक दृष्टि से खेती के काम को ठीक करने के लिए वो आगे बढ़ सकें, इसकी शिक्षा देनी चाहिए। उनको हमेशा के लिए बर्बाद करने के लिए, समूल नष्ट करने के लिए शराब जैसे दुर्व्यसन को पीने के लिए बना करके छूट कानून में देना पूरी तरह से अपराध काम है, और ये उनके प्रति घोर अन्याय है। ये कानून तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। ये मैंने विधानसभा मध्य प्रदेश में रखा था, और मैंने ये कहा कि शराब किसी भी व्यक्ति का कल्याण नहीं कर सकता। शराब, कई लोग बोलते हैं दवा और दारू, औषधियों में शायद कुछ उसमें मिलाना पड़ता है, उसमें दवाई को ठीक करने के लिए। मैं कहा कि अगर ऐसा कुछ है उसकी उपयोगिता, तो वो तो ठीक है, लेकिन आप जनजाति समाज को शराब बना करके पीने का आप छूट दे दें, तो आप तो उनकी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से नष्ट करने का साजिश है एक तरह से। और इसलिए मेरा आग्रह है, मैंने उस समय विधानसभा में कहा था, इस कानून को तत्काल वापस लीजिए, और शराब पीने की में जो बुराई आ गई उसमें जनजाति कल्याण विभाग में, आदिवासी कल्याण विभाग में अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति करके अलग अलग जगहों में उनको समझाएं भी, उनको सिखाएं भी, और शिक्षा के प्रति उनको जागरूक करें, और खेती का जो काम उनका है उसको ठीक से कर सकें, इसके लिए उनको समझाइश दीजिए। न कि कानून के मैंने कानून बना करके उनको शराब पीने की आदत दे करके मूल रूप में उनके साथ घोर अन्याय आप कर रहे हैं, इसको बंद करें। ये मैंने विधानसभा में कहा था, और अनेक बार मैंने इसको देखा है। मैं जब कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ करता था, और जनजातियों में शराब के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाता था। एक जगह मैंने देखा, इतना बिहवल हो गया, कोरवा जाति के लोग थे, एक गांव है सिंगी बहार के पास में, कोई गांव मेरे को याद नहीं पड़ रहा है, छोटा सा गांव है, उसमें इस समाज के लोग बहुत सारे लोग थे। मैं क्योंकि छात्र संघ में था, बहुत सारे छात्र मेरे साथ रहते थे, और शराब के खिलाफ एक जागरूकता पैदा कर रहा था। एक जगह ऐसा दृश्य मैंने देखा, मैं हृदय से मैंने ऐसा प्रकंपित हो गया, मैं उस दर्द को बता नहीं सकता आपको। दो माता पिता दोनों थे, उनके 2 बच्चे थे, एक मेरे ख्याल से 1.5 साल का, एक 3 साल का होगा, एक लड़का था एक लड़की। दोनों माता पिता शराब पी करके बेहोश पड़े हुए थे, और कई दिनों से पी पी करके वैसी पड़े। हेलो,
करके बच्चे, मुहा बच्चा है और एक छोटा बड़ा है, और ये लोग भी पड़े हुए पता नहीं कितने दिनों से ऐसा है। और इनको कैसे बचाया जाएगा? उठाने पर वो माता पिता उनके कोई हिलडुल नहीं रहे थे, और दोनों बच्चे भी लगभग बेहोश टाइप के पड़े हुए थे। और कुछ समय के बाद में मैं वहीं कुछ लोगों को बोला कि यार इनका कुछ कैसे मदद किया जाए, डॉक्टर को बुलाया जाए, कहाँ पर है, आसपास में कोई अस्पताल नहीं है। और अंततोगत्वा वो दोनों पति पत्नी और दोनों बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैं करीब 2-3-4 घंटा वहां पर रुका था। ऐसा ये केवल इस कारण से हुआ कि वो शराब के नशे में पिए हुए थे, कई दिन से पी रहे, और ये बच्चे कई दिन से खाए हुए नहीं थे, और उनकी मृत्यु हो गई। उसी समय अनेक जगह मैं लोगों को प्रेरित कर रहा था कि शराब से दूर रहो, शराब हमारा जनजाति समाज को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। एक जगह लोगों ने 23 सितंबर 1970 की बात है, एक मीटिंग किया, कुछ पढ़े लिखे लोग थे, अपने ही समाज के लोग थे, कुछ बड़े बड़े कोई सर्विस क्लास में भी थे। उन लोगों को मैंने कहा कि भैया तुम लोग स्वयं भी छोड़ो और समाज को जागरूक करो, ये पूरी तरह से नष्ट कर देगा हमारे समाज को। उसी में से कुछ लोग कहने लगे, यार क्या बात कर रहे हो, शराब के बिना हमारा समाज रहे मेरे ख्याल से म्यूट हो गए हैं माननीय नंद कुमार साह जी। संतोष साहू जी, जैसा कि अभी डॉक्टर नंद कुमार साह जी अपने जीवन का अनुभव के बारे में शेयर कर रहे थे। हाँ, मैं ये बता रहा था, अंत में वहां कुछ लोगों की बैठक हो गई। कुछ लोगों को मैंने कहा कि समाज को इसके लिए बचाने के लिए कोशिश करो कि लोग शराब पीना बंद करें। उसी में से कहा कि देखो भाई, हम तो ऐसी स्थिति में हैं अभी पढ़े लिखे लोग कि शराब हम वैसे ही नहीं छोड़ सकते जैसे लोग खाने में नमक का परित्याग नहीं कर सकते। मैंने कहा कि कहाँ नमक और कहाँ शराब, यार क्या मेल कर रहे हो तुम लोग? पूरा समाज को चौपट करके रखे हो इसी भावना, इसी धारणा के कारण। लोगों ने बहस करके मुझसे कहा कि यह बिल्कुल सत्य बात है, हम लोग यद्यपि थोड़ा जानते हैं ये बहुत बुरा चीज है, लेकिन भी उसी तरह से छोड़ना मुश्किल है। अचानक आप कहोगे तो जैसे लोग खाने में नमक नहीं छोड़ सकते। मैं एक बात बताओ, बोला नमक और शराब का कहाँ मिल है? क्यों इस बात को यहाँ पर रख रहे हो? ये कह करके तुम शराब की अनिवार्यता को सिद्ध कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि जैसे नमक जरूरी है वैसे शराब जरूरी है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। काफी लंबा चौड़ा बहस हुआ, तो मैंने उनको कहा कि नमक को क्यों डाले आप इसके बीच में। उन्होंने कहा कि नमक को हमने ये इसलिए डाला है कि नमक के बिना कोई रह नहीं सकता। लगभग हमारा जो समाज है वो शराब के बिना भी रह नहीं सकता, इसी स्थिति में है। तो जैसे आदमी नमक नहीं छोड़ सकता वैसे शराब नहीं छोड़ सकते कोई। मैं बोला भाई नमक तो बहुत जरूरी है, शराब कोई जरूरी नहीं है, इसको मेल क्यों कर रहे हो? क्योंकि छोड़ने में जितनी कठिनाई नमक को है उतना ही शराब का है, ये मैं बताना चाहता हूं। तो कैसे छोड़ोगे शराब? बोला कोई नमक अगर छोड़े तो हमको शायद लगेगा, प्रेरणा मिलेगी कि अगर ये जब नमक छोड़ सकता है हम शराब क्यों नहीं छोड़ सकते। 23 सितंबर 1970 की बात है, दोपहर 2 बजे का। मैंने कहा तुम लोग शराब, तो मैं आप लोगों का चरण स्पर्श करके ये प्रण करता हूं कि 23 सितंबर 1970 है, आज दिन के 2 बजे हैं, आज की तारीख से मैं नमक का परित्याग कर रहा हूं। और उसी दिन से मैं नमक खाना छोड़ दिया। और मैंने सबको निवेदन किया कि मैं, आप लोग शराब छोड़े हैं कि नहीं, ये मैं किसी को देखने नहीं जाऊंगा, किसी की जांच में नहीं जाऊंगा, आपको बताना पड़ेगा यहाँ आकर। और मैं नमक नहीं खा रहा हूं, इसके लिए 2 आदमी मुकर्रर करिए। मैं प्रतिदिन उनको रिपोर्ट करूंगा, मुझे देखेंगे कि मेरे खाने में मैं नमक खा रहा हूं कि नहीं। और 23 सितंबर 1970 से मैंने नमक छोड़ दिया। कुछ लोग कुछ दिन कोशिश किए शराब छोड़ने का, इक्का दुक्का, और एक आध आदमी बताया मैं आज 2 दिन से छोड़ा हूं, कोई 3 दिन से, लेकिन हमने रिपोर्ट दिया बाद में, चौथे दिन फिर शुरू कर दिए। और मैंने कहा कि भैया नमक
इतना कठिन काम है, तो मैं आज भी नहीं खा रहा हूँ। 3-4 दिन 5 दिन हो गया। तुम लोग कम से कम 5 दिन 1 हफ्ता तो शुरू करो, कोशिश करो कि आज से हम पिएंगे ही नहीं। और इस बात को लेकर के मैंने कई लोगों को प्रेरित किया। कुछ दिन, कोई 2 दिन, कोई 1 दिन, कोई 3 दिन, लेकर उसके बाद फिर शुरू कर देते थे। उनकी रिपोर्ट भी आ जाती थी, खुद भी बताते थे कि हम लोग तो बहुत मजबूर हो गए हैं, इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये क्रम बहुत दिनों तक मैं चलाया, लेकिन अंततोगत्वा में विफल हो गया। नमक का परित्याग कर दिया, लोग शराब से मुक्त नहीं हो पाए। जी, ये हमारे जीवन की कहानी है। और जिस दिन मैंने 2 माता पिता और उन बच्चों को मृत अवस्था में देखा, केवल शराब पी करके ही, अगर शराब नहीं पीते तो माता पिता भी ठीक रहते, दोनों बच्चे भी ठीक रहते। ऐसे न जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए, कितने परिवार आखिरी रूप में खत्म हो गए हैं। कोरवा समाज, कमार समाज, बिरहोर समाज, बैगा समाज, ये इसी दृष्टि से शराब पी करके बर्बाद होने की कगार पर हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए सब लोग मिल करके कि शराब को कैसे इन लोगों से पृथक किया जाए, इन लोगों से मुक्त करें। ये शिक्षित हों, शराब से अलग हों और समाज में आने वाली उनकी पीढ़ी को शिक्षित करें और देश के कल्याण के लिए भारत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ समृद्धशाली देश बनाने में उनका भी योगदान हो सके। ऐसे उस समाज को कैसे तैयार किया जाए, कैसे उनको इस दृष्टि से खड़ा किया जाए, ये यक्ष प्रश्न हम सब लोगों के सामने है। और ये हम सब लोगों के लिए चुनौती भी है, एक अवसर भी है। सारे लोग, अच्छे जो लोग हैं, जो समाज के कल्याण के लिए चाहते हैं, सोचते हैं, जो देश को आगे लाना चाहते हैं, जिसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, उन सब लोगों को मिलकर के इस समाज से शराब को पृथक कैसे किया जा सकता है, शराब से इस समाज को मुक्त कैसे किया जा सकता है, इस विषय में हम सब लोगों को सोचने की जरूरत है। सर मैं अगला सवाल को लेकर आपसे फिर से जानना चाहूंगा, चूंकि आप अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो सरकार के लिए आपने आपके माध्यम से इस बुराई को लेकर नियम कानून के संदर्भ में जो आप जैसे कि लगातार आपने प्रखरता से इस विषमता को, इस बीमारी को दूर करने का प्रयास किया, तो जब इस विभाग के आप प्रमुख रहे, तो उस संबंध में आपने कोई नीति और निर्देश बनाने के संबंध में इन आदिवासियों को इस संदर्भ में निजात दिलाने के लिए क्या प्रयास किया? सर इस संदर्भ में प्रकाश डालिए। मैं लगभग जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सारे हिंदुस्तान का प्रवास किया। सारे राज्य सरकार, उनके मुख्यमंत्री, राज्य सरकार का मतलब है चीफ सेक्रेटरी और सारे सेक्रेटरीट, सबकी बैठक मैंने लिया। और मेरा प्रथम विषय ही रहता था कि इस समाज को अगर प्रबुद्ध और समृद्ध बनाना है तो इस समाज को इससे मुक्त करना पड़ेगा। अनेक राज्य सरकारों ने इसके विरुद्ध में कानून बनाया हुआ है, लेकिन कार्यान्वयन ढंग से होता नहीं। सबसे जो बड़ी बात है, केवल कानून से भी नहीं होगा, लेकिन जिन राज्यों ने शराब बना करके पीने की छूट दी गई है जनजाति समाज को, उसको मैंने कहा कि इसको हटाइए और उनको निर्देशित करिए, उनको समझाइश दीजिए कि शराब से आप मुक्त रहें, पृथक रहें। और ये लगभग सारे हिंदुस्तान का हर राज्य की बैठक में मैंने लिया इस बात को। और हम कोशिश करते रहे कि कानून केवल बनाने से भी नहीं होगा काम, इसके लिए सारे समाज के, माने सरकार के जो प्रमुख अंग हैं और खास करके ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है हर एक सरकार में है, ये इस काम को इस कार्य को मुख्य एजेंडा बनाए और एजेंडा के रूप में जितने जितने क्षेत्रों में, जिन जिन भागों में, जितने गांवों में ये लोग रहते हैं, वहां पर हमें एक एक व्यक्ति प्रमुख रोज के लिए नियुक्ति ना करें। एक एरिया विशेष में, जैसे हमारे यहाँ अपना ग्राम सहायक होता है, गांव के भीतर में ही रहता है, वो चाहे कृषि विभाग का भले कर्मचारी हो, लेकिन उसका एक विषय ये हो कि उस गांव में अगर वो जाए तो शराब के विरुद्ध में उनको सचेत करे, उनको जागरूक करे, उनकी बुराइयों को बताए और कोशिश करे कि धीरे धीरे करके वो सारा जो परिवार है वो शराब से अलग हों, शराब के खिलाफ हो जाएं और शराब पीना बंद करें। ऐसे ही लगभग
सारे राज्यों में, जम्मू कश्मीर में नहीं गया था, उस समय धारा 370 के कारण वहां जाना संभव नहीं था। और दक्षिण के जो चारों राज्य हैं, वो चारों राज्यों में मैं लगभग एक एक हफ्ता तक की बैठक किया हूं, अलग अलग जगहों में। हर एक राज्य का मैंने विजयवाड़ा में जब बैठक लिया तो दक्षिण के चारों राज्य को बुलाया था, उनके सारे चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरीट के लोग, और उनके सामने भी अनेक विषयों की उनकी प्रगति का काम, उनके विषय को तो रखता था। उसमें एक महत्वपूर्ण विषय जो था वो यही था कि ये जनजाति समाज जो है ये तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो शराब पीना नहीं छोड़ेंगे। वो आगे बढ़ने की बात तो दूर है, उनकी आबादी घट रही है, कमार जाति कम हो रहे हैं, कोरवा कम हो रहे हैं उनकी संख्या, और ये जो बैगा जाति के लोग भी कम हो रहे हैं, इनकी आबादी घट रही है। और इस कारण से उसका मुख्य कारण अगर कोई है तो ये शराबखोरी है। और इसलिए आप उनके कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं सरकारों ने बनाया है, उसका कार्यान्वयन करें। और उसमें एक मुख्य एजेंडा के रूप में हमारे सामने कि शराब से कैसे समाज को अलग किया जाए, पृथक किया जाए, शराब से वो विमुख हों, शराब पीना बंद करें, इसके विशेष योजना हर एक राज्य सरकार को बनाना चाहिए जनजातियों के लिए। और लगभग सारे हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य मुझे नहीं मिला जहां ये बीमारी जनजाति वर्ग में नहीं हो, लगभग सब जगह ये बीमारी है। इसलिए एक मुख्य एजेंडा के रूप में, मुख्य कार्यक्रम के रूप में भी जनजाति कल्याण मंत्रालय जो है शराब के विरुद्ध में एक अभियान सा छेड़े। ये लगभग पूरे हिंदुस्तान के सारे राज्यों में मैंने सरकार की बैठक लेकर के, उनके मुख्यमंत्रियों से अलग बैठक करके इस विषय को उनके सामने रखा है। जी, बहुत शुक्रिया माननीय नंद कुमार साय जी। मैं संतोष साहू जी के पास फिर दोबारा जाना चाहूंगा। संतोष साहू साहब, जैसा कि माननीय नंद कुमार साय जी का जो जीवन का जो विचार उन्होंने अपने संदर्भ में कहा कि 23 सितंबर 1970 से लोगों को शराब छुड़ाने के लिए नमक तक को छोड़ दी, जबकि इंसान नमक के बिना रह नहीं सकता। मैं सोचता हूं कि पूरे भारत के मुल्क में ऐसे महान शख्सियत जो शराब की दिशा में छोड़ने वाले मुझे लगता है कि माननीय नंद कुमार शाही होंगे, क्योंकि मैंने आज तक किसी को और नहीं देखा कि वो शराब छुड़ाने के चक्कर में नमक को छोड़ दे। तो इस संदर्भ में जैसा कि अभी विस्तार से माननीय नंद कुमार शाही जी ने अपनी बात को रखी है, तो भारत देश में जो एक बहुत बड़ा विषमता या बहुत बड़ी जो समस्या जो बनी हुई है नशाखोरी, क्योंकि भारत देश 130 करोड़ की आबादी है, जहां 10 करोड़ लोग नशाखोरी के चपेट में आ रहे हैं, प्रत्येक वर्ष 2 लाख लोग मर जाते हैं। तो इस संदर्भ में आप अपनी विचार रखें, एडवोकेट संतोष साहू साहब। जी, माननीय डॉक्टर नंद कुमार साय जी के मुखारबिंद से जो बातें मैं सुना कि समाज के भलाई के लिए, समाज के बेहतरी के लिए, समाज के विकास और शिक्षा को ध्यान में रख के जो समझाइश के तौर पे जब ये बातें आई, जैसा उन्होंने कहा कि समाज का ये कहना था कि क्या कोई नमक छोड़ सकता है, अगर नमक छोड़ सकता है तो हम शराब शायद छोड़ सकें। और ये बात को बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञा के तरह लेकर और नमक तक को छोड़ देना, वो भी आज के डेट में लगभग 50 वर्ष गुजर गए। ऐसे महामानव शायद भारत ही नहीं विश्व में शायद वो अपने आप में अकेले होंगे। मैं वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल के माध्यम से ऐसे क्रांतिकारी पुरुष को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। ये बात सच है कि शायद विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति दूसरा नहीं होगा जो देश की जनता के भलाई के लिए उन्होंने 50 वर्ष पूर्व कितना बड़ा सोच रखे कि समाज नशा से दूर रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के न्यायालयों में जितना भी अपराध है, चाहे वो चोरी का हो, बलात्कार का हो, हत्या का हो, आगजनी का हो या किसी भी तरह का जघन्य अपराध के पीछे अगर छानबीन किया जाए तो नशा उसमें उसके पृष्ठभूमि पे है। नशा से सर्वनाश इस देश के लोगों का हो रहा है। इसको 50 वर्ष पूर्व अगर कोई महसूस किया
तो माननीय डॉक्टर नंद कुमार साय जी, उनके बातों से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। और उनका ये जो आप बीती घटना है, मैं चाहता हूं कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल के माध्यम से ये जन जन तक, पूरे भारत ही नहीं विश्व तक ये बात फैले कि विश्व में एक अकेला आदमी जो नशाखोरी के विरोध में 50 वर्ष से नमक तक का परित्याग कर दिए। चूंकि ये बात, भारत लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, वो चौथा पाया ही है जी। काश भारत के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोकल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया में ऐसे जो समाज के लिए दर्द रखने वाले लोगों के विचारों को फैलाए होते तो शायद भारत में आज ये विडंबना देखने को नहीं मिलता। और एक बात जो आया कि सरकारों के द्वारा कहा गया कि आदिवासी, क्योंकि भारत में अनुसूचित जनजाति का कुल संख्या भारत के कुल संख्या का लगभग 8.5% है और वर्तमान समय में लगभग 13 से 14 करोड़ भारत में आदिवासी हैं। और भारतीय संविधान भारत में अनुसूचित जनजातियों को विशेषाधिकार दिया है। विशेषाधिकार इस वजह से दिया गया कि सैकड़ों हजारों साल जंगलों में जहां जीवन जीने लायक सुविधा नहीं थी, अनेक यातनाओं का सामना करना पड़ा। हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते, पर कुछ रियायत देकर भारतीय मुख्य धारा में ला सकते हैं। इस वजह से भारत की अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, सामान्य और धार्मिक अल्पसंख्यकों में सबसे ज्यादा विशेषाधिकार भारत के अनुसूचित जनजाति भाइयों को मिला है। जैसा कि उनके जमीन को दूसरे वर्ग के लोग खरीद नहीं सकते, जहां 51% से 72% संख्या है, वहां के हर संवैधानिक पदों पे अनुसूचित जनजाति ही होंगे। उनकी संस्कृति परंपरा के लिए भारत के संविधान के बजट में प्रावधान है। ऐसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं, लेकिन इन सब बातों के ऊपर नशाखोरी भारी पड़ रहा है और इतना लंबा संघर्ष उनका रहा है। मैं उनको किस शब्दों से धन्यवाद ज्ञापित करूं। फिर भी मैं भारतीय समाज का एक अंग होने के नाते उनका जो दृढ़ निश्चय है, उनके इस विचारधारा में जो साथ सहयोग हो सकेगा, नशाखोरी के विरोध में हम जरूर सहयोगी रहेंगे। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। मैं माननीय नंद कुमार साय जी के पास फिर दोबारा जाना चाहूंगा। माननीय साय जी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बातों में इस नशाखोरी को लेकर के पॉइंट आउट किया हुआ है, लेकिन अगर हम विचार करें या चिंतन करें तो 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही है और आप उस पार्टी के मुखिया भी रहे हैं। तो जो सरकार में जो नीति और नियत है उसको लेकर, नशा को लेकर सरकार के द्वारा, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे जनता पार्टी की सरकार हो, सभी ने जनता को ये आश्वासन दिया कि हम छत्तीसगढ़ को नशा के उससे मुक्त कर देंगे। लेकिन आज अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा राजस्व सरकार नशाखोरी से बटोरती है। सरकार खुद आज शराब बेच रही है, बिचवा रही है। इसको आप कितना तार्किक मानते हैं? देखिए, ये बहुत कठिन और बहुत महत्वपूर्ण और सामयिक प्रश्न है जी। मैं जब शराब के खिलाफ में आंदोलन चलाता था, एक बात भूल गया, मैं इस बात को आऊंगा। शराब को छुड़ाने के लिए उसका मैं अलग अलग शब्दों, अक्षरों का अर्थ बता के लोगों को समझाता था। शराब का मतलब क्या होता है? स से संपूर्ण, रा का मतलब है राक्षस, ब का मतलब है बना देता है। शराब का मतलब आप जो शराब पिएगा संपूर्ण रूप से राक्षस बन जाएगा। शराब, ये सब लोगों को बताता था। स का मतलब संपूर्ण, रा का मतलब राक्षस, ब का मतलब बन जाता है। ये और कुछ भी अपराध, जैसे आप संतोष जी अभी बता रहे थे कि शराब, कोई भी अपराध करता है वो व्यक्ति शराब पीता है पहले, उसके पहले नहीं कर सकता। वो राक्षस पहले अपने आप को बनाता है, उसके बाद ही कोई जघन्य अपराध की ओर प्रवृत्त होता है। आपका प्रश्न जो था कि सरकार जो है हमारी भी थी और पार्टियों की भी थी, उस समय ये कानून के रूप में कम से कम एक आधार होता, एक प्रेरणा होती,
तो बनाया क्यों नहीं जाता है। अभी आपको पिछले समय का बताऊं, कांग्रेस का जो वचन पत्र है उसमें लिखा हुआ है कि जैसी सरकार पावर में आएगी संपूर्ण प्रदेश में पूर्ण रूप से नशाबंदी लागू कर दी जाएगी। इसी तरह से अन्य पार्टियों के लोग भी, हमारी पार्टी में भी कानून, मैंने अपने घोषणा पत्र में कितना लिखा था मेरे को थोड़ा ठीक याद नहीं हो रहा है, लेकिन इसको प्रेरणा देने की बात हर एक पार्टियों ने कहा है। लेकिन सरकार में आने के बाद जो कार्यान्वयन है, मैं भी जो सरकार पावर में थी उस पार्टी में भी था, उसके अध्यक्ष के रूप में कुछ दिन काम किया हूं, और अंदर के जो बैठक हैं इसमें समय समय पर मैंने इस विषय को उठाया है और मैंने कहा जनजाति समाज को तो बचाना ही है। मैं समझता हूं कि संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए भी ये इस पर प्रतिबंध होना बहुत आवश्यक है। लेकिन जो आपने एक बात कही ना कि किसी भी सरकार का आर्थिक स्रोत का सबसे बड़ा क्षेत्र है शराब, और अभी तो शायद मैंने सुना है कि घर घर भी उसको पहुंचाने की व्यवस्था है, और सरकार ने अपने वचन पत्र में लिखा हुआ है कि इसको पूरा बंद करेंगे। तो ऐसी स्थिति में बड़ा कठिन स्थिति हो गया है कि इसको कैसे बंद किया जाएगा, कैसे इसको रोका जाएगा, ताकि इसके जो दुष्प्रभाव हैं जिसका हम लोगों ने सबने वर्णन किया है, इससे समाज को रोका जा सके। खासकर जनजाति समाज को तो पूर्ण रूप से इसके अलग किए बिना आगे बढ़ाना बहुत कठिन दिखता है। ये कानून में, घोषणा पत्र में अनेक पार्टियों का लिखा हुआ है, वो पावर में भी आ गए हैं। ये कठिनाई ये है कि मैं अगर कहीं बोल रहा हूं उसको सब लोग सुन लेते हैं, लेकिन उसमें प्रतिक्रिया नहीं आती। और अंततोगत्वा ये होता है कि भैया शराब बंद कर देंगे तो आर्थिक जो माने आधार है सरकार में रहने का, वो आर्थिक आधार इससे बड़ा कोई और नहीं। ऐसा माने सारे लोगों का प्रक्षण प्रतिक्रिया आती है, इसको बंद किया नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपन सभी लोगों का सोचने का विचार है, क्या आर्थिक स्रोत शराब के अलावे कोई और नहीं हो सकता? क्या शराब अगर बंद हो जाए तो सरकारें चलना बंद हो जाएंगी क्या? ये महत्वपूर्ण सवाल हम सब लोगों के जेहन में है। तो मैं ऐसा समझता हूं, आर्थिक स्रोत कैसे और बनाया जा सकता है, कैसे उसको प्रबल किया जा सकता है, इस विषय में अलग से आर्थिक चिंतन के जो जानकार लोग हैं उन लोगों से चर्चा करनी चाहिए। और आर्थिक स्रोत को सहज ढंग से कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसका विषय बनाया जा सकता है, मैं ऐसा सोचता हूं। लेकिन आर्थिक चिंतन वाले जो लोग हैं उनसे राय मशविरा करके कोई ऐसा आर्थिक स्रोत ढूंढा जाना चाहिए सरकारों के द्वारा, और केवल हम शराब को आर्थिक स्रोत के कारण बरकरार रखें, इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, इस विषय में विचार करने की जरूरत है। सरकारों में बैठे हुए लोग, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, इस तरह के जो प्रश्न हमारे सामने हैं इस पर चिंतन करना चाहिए, और इसका कोई ना कोई मजबूत स्रोत बनाया जा सकता है, निकाला जा सकता है, ढूंढा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हम सरकार में बैठने के बाद या विरोध में रहने के बाद हम ज्यादा बात करते हैं, सरकार में आने के बाद आर्थिक क्षेत्र में शराब को केवल आर्थिक स्रोत का प्रबल स्रोत होने के कारण उसको बरकरार रखने के बजाय आर्थिक नए नए स्रोत ढूंढने की आवश्यकता है। ये हम सब समाज में काम करने वाले लोगों के लिए भी प्रश्न है, और इस पर विचार किया जाना चाहिए। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको सुझाव दिया जाना चाहिए कि इस तरह से करके आप आर्थिक क्षेत्र को मजबूत कर सकते हैं, शराब से मुक्त हो सकते हैं। अगर वो केवल आर्थिक क्षेत्र के स्रोत का प्रबल स्थिति होने के कारण उसको आप बंद नहीं कर सकते, तो ऐसा भी एक काम हमें सबको करने की जरूरत है कि आर्थिक आधार हम अलग अलग तरीके से कैसे मजबूत बना सकते हैं, इसको ढूंढने की आवश्यकता है, खोजने की जरूरत है। और जो आर्थिक क्षेत्र के जानकार लोग हैं उन्हें खोज करके इस विषय को सामने रख करके उनसे कहा जाना चाहिए कि आप ऐसा चिंतन प्रस्तुत करें जिससे हम शराब से अलग होकर
के भी आर्थिक क्षेत्र को मजबूत और ताकतवर सरकारों का बना सके। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नंद कुमार साय जी। मैं संतोष साहू जी के पास दोबारा फिर लौटना चाहूंगा कि जिस दिन से माननीय नंद कुमार साय जी ने जो अपनी जीवन को इस संघर्ष में लगाया, समाज को सुधारने की दिशा में, आदिवासियों समाज के अंदर में बढ़ती इस विषमता को लेकर। लेकिन आज अगर हम देखें कि आदिवासी समाज में लगातार ये बुराइयां और ये शराब की नशाखोरी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि जो हमारे हिंदी भाषी बहुत सारा जो राज्य है, जिसमें आसाम है, झारखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, ये सारे जो राज्यों की अगर आंकड़ा अगर देखें तो 90% जो आदिवासी समाज के अंदर में शराब दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। और सबसे ज्यादा जो हमारा युवा समाज है इस नारकी जीवन में जी रहे हैं और पूरा परिवार तबाह होने की कगार पे है। लेकिन एक अकेले नंद कुमार साय जी इस दिशा में कितना भी प्रयास करते रहे, ये समाज के लिए कमजोरी होगी। मैं हमारे साथ मेघरा जी जुड़ रहे हैं। मेघरा जी अपने विचार रखें। जी, मैं पहले तो सबका धन्यवाद करता हूं जो इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जो ये नशाखोरी ऊपर। इस पर तो पहली बात तो वो करता ही नहीं है, और जिन जो कर रहे हैं वो मुझे नहीं लगता वो आम आदमी हो सकते हैं, मर्द के बच्चे हो सकते हैं, और इनके अंदर शेर दिल कहते हैं ना, ये मतलब जुल्म को हिलाने वाले जो लोग हैं वो ही बात कर सकते हैं इसके ऊपर। तो नशाखोरी सरकार की वजह, मुझे जहां तक अंदाजा है, ये पब्लिक की कमजोरी इसमें कम है, सरकार की कमजोरी इसमें ज्यादा है। क्योंकि इसमें हर एक तरफ से देखो, सरकार जो है ना, मेरा अपना मानना ऐसा है कि सरकार लोगों के हित में नहीं है, लोगों को गुमराह करना चाहती है, मारना चाहती है और परेशान करना चाहती है, ताकि वो नशाखोरी पर लग करके उनको समझ ही ना आए कि हमारे हक क्या है और हमें किसी जिंदगी में जीना है। क्योंकि सरकार जो है ना, ये गुलाम है, मनुवादी पीछे बैठे हैं इसके, जो विदेश से जो आए हुए लोग हैं, इन्वेशन, उन्होंने सारे सिस्टम पर कब्जा किया है। तो ये दारू में उलझे रहेंगे, नशे में उलझे रहेंगे, तो क्या उनको पता लगेगा हम कौन है, कि हम क्या है। तो इनकी ताकत को घटाने के लिए, इनको बेवकूफ बनाने के लिए ये नशाखोरी का काम चल रहा है, और इसको नशाखोरी को हम बंद करेंगे। जो बैठे हैं क्या नाम, ये जो शैतान लोग हैं, ये जो लोग परेशान करते नशे में डाल दे, इनको तो ऐसे सबक सिखाएंगे, इनका भी बाप याद रखा है जिंदगी में आने वाला। लेकिन ये नशेखोरी से की जागृति फैलाएं बस, और इसमें हम जो भी सहयोग कर सकें वो पूरा सहयोग देंगे अपनी तरफ से। वॉइस ऑफ मानवता ये आपकी इसी के लिए उठाया कि गरीबों की, मजलूमों की, जिसकी कोई आवाज नहीं सुनता, उसी के लिए वॉइस ऑफ मानवता खोला हमने। और पूरे वर्ल्ड की, केवल इंडिया की बात नहीं कर रहे, पूरे वर्ल्ड के लोगों की आवाज उठाने के लिए। तो हम इसमें मुहिम साथ में हैं, और हम दिल लगा करके पैसे भी लगाएंगे और पूरी आवाज भी उठाएंगे, पूरे वर्ल्ड के अंदर ले जाएंगे। इस नशाखोरी को, जो नशाखोर हैं जो फैलाते हैं, उनको भी सजा मिलेगी आने वाले वक्त में, और जो नशाखोर में फंसे हुए लोग हैं उनको बचाएंगे। अब वादा करते हैं आप जी, बहुत शुक्रिया मेघरा जी। संतोष साहू जी, आपके साथ दो हमारे आदिवासी मूल निवासी समाज के शख्सियत दिख रहे हैं, वो भी अगर कोई अपनी बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। संतोष साहू साहब। माननीय जगदीश भाई साहब, ये मेरे जो बाएं हैं ये नागवंशी समाज के बैगा हैं, ये शराब को हाथ भी नहीं लगाते। और मेरे दाहिने तरफ सोमारू हैं, ये भी जनजाति के प्रमुख हैं। और एक यहाँ पे हमारे अलवा हैं जी, जगदीश जी हैं। तो मैं इनको आज स्पेशल बुलाया कि माननीय डॉक्टर नंद कुमार साय जी नशा को जनजाति और अन्य समाज किसी तरह से छोड़े, ये आज उनका एक बहुत खास वक्तव्य होने वाला है। आप लोग सुनने आइए। तो बहुत सारे भाई लोग सुनने आए, माननीय डॉक्टर नंद कुमार साय जी को पूरे लोग सुन रहे हैं, तो मेरे साथ आए। अभी जो चर्चा हो रहा है नशाखोरी को लेके, ये बात सही है कि लोकतंत्र में नाजायज तरीके से कब्जा रखने के लिए पार्टियों के द्वारा कई जगह नशा, शराब परोसा जाता है। आए दिन निर्वाचन आयोग के कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा पकड़ा जाता है, कितने FIR होते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं। गुमराह किया जाता है, शराब में ढकेल कर लोकतंत्र में नाजायज कब्जा करने का ये हथियार लोग बना के रखे हैं। शराब को
शराब का जड़ भारत के शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ है। जो शराबी हो गया, जिसको खुद का शुद्ध नहीं है, वो अपनी बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन का क्या ख्याल रखेगा। कौड़ी के मोल में जमीन जायदाद बिक गए, सब पूरा बुरा हाल जो है, जो अमानुषिक जीवन और यातना आज हमें हमारे देश के लोगों को झेलना पड़ रहा है। महिलाएं कितना आगे आके आंदोलन कर रही हैं कि शराब का दुकान मत खोलो। अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो सरकारी शराब दुकान का जमीन का मामला था, कितने जगह लड़ाई झगड़े हुए, मारपीट हुए, जेल तक जाने की नौबत आई, सिर्फ इसलिए कि आप हमारे एरिया में शराब का दुकान मत खोलो। यही अपराध बन गया। बताइए, सरकार क्या है? लोगों के द्वारा चुने हुए, लोगों का चुना हुआ एक संस्था। जैसे छत्तीसगढ़ में हम 2,55,00,000 लोग 90 विधायक चुनते हैं। 90 विधायक में जिनको 46 से ऊपर सदस्य मिल गए, उसमें से 13 मंत्री बन गए, एक मुख्यमंत्री बन गए, हो गए सरकार। अब 13-14 लोग 2,55,00,000 के भाग का फैसला कर रहे हैं और हम उनके ऊपर भरोसा विश्वास रखे हैं। आज छत्तीसगढ़ का हालत देखिए, नशाखोरी में छत्तीसगढ़ अव्वल आ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार, जो लोग ये कहते हैं कि नशाखोरी से हमें आय होता है, भारत के जमीन का अकूत जो संपदा है, कोयला है, लोहा है, बॉक्साइट है, यूरेनियम है, सोना है, क्या नहीं है, रात दिन एक तरफ उसका दोहन हो रहा है। ऊपर से लोग बोलते हैं कि नहीं, शराब से हमें आय हो रहा है। ये विरोधाभासी जो बातें हैं, ये इसका अच्छी तरीके से इसमें चर्चा होनी चाहिए जी। हम लोग वैचारिक रूप से किसी के दुश्मन नहीं है, लेकिन समाज में, मैं इस वर्ष का एक बात बताना चाहता हूं कि कोविड-19 की वजह से पिछले वर्ष कुछ शादी विवाह नहीं हो पाया था। उसके नियम का पालन ग्रामीणों के द्वारा किया गया। इस साल शादी विवाह 2-3 वर्ष का इस साल हुआ, जहां 50 घर हैं, कम से कम 10 से 15 लड़के लड़कियों का विवाह हुआ। मैं नजदीक से देखा अपने जीवन में पहली बार कि गांव-गांव का इतना नशा की वजह से पतन हो गया है। शादी विवाह का मतलब है शराब और चावल से बना हुआ सफेद शराब, हम हड़िया बोलते हैं उसको। सिर्फ दारू और हड़िया का ही विवाह हो रहा है, बाकी कोई मतलब नहीं रहा कि हमारे घर में कौन आ रहा है, कितने भले आ रहे हैं, कितने बुरे आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, कोई शुद्ध नहीं। यहाँ तक कि वर और कन्या भी पी के धूत हैं। अब बताइए, इस समाज को कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा, कौन आएगा? और हमारे ऊपर राज करने वाले लोग कहते हैं कि नहीं, शराब से हमें आय हो रहा है। अगर समाज को, राज्य को चलाने के लिए शराब ही आय का एक स्रोत है, तो प्रभाव से राज्य और देश की सरकार को कोयला का उत्खनन बंद करना चाहिए, बॉक्साइट बंद करना चाहिए, लोहा बंद करना चाहिए, यूरेनियम, सोना, हीरा। भारत में विश्व का सबसे बड़ा खनिज संपदा वाला देश हमारा देश है, और यहाँ के राज्य और देश की सरकारों के कुछ लोगों का कहना है कि शराब हमारे आय का स्रोत है। ये तो अत्यंत अधोपतन का शब्द है जी। मैं इस विषय पे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो साहू जी, आपके मेघराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी बात? नशे की बात जो है ना, जो बताए आदिवासियों का जो नशा, इसमें केवल आदिवासी की बात नहीं, इसमें नशा पंजाब में जाकर के देखो, इतना खुलेआम ड्रग्स बिकता है वहां पर, स्टोरों में, आम स्टोरों में बिकता है ड्रग्स वगैरह, यानी इतना नशाखोरी केवल इसमें इधर नहीं है, जो पूरे देश के अंदर नशाखोरी फैली हुई है। करिए संतोष साहू जी कह रहे हैं ना कि इनमें जो है, मतलब पब्लिक को लूटने का है, पब्लिक को लूटने का तरीका है। वो तो कह रहे हैं कि आया आ रही है, तो पब्लिक की जेब से आया आ रही ना, जब पब्लिक को, जिसमें मतलब वो थोड़ा अगर 200 रुपए की दिहाड़ी कर रहा, वो ज्यादा पीने का काम करते हैं, वो 150 दारू पी लेते हैं और उसमें नशा पीते करते हैं। तो पब्लिक को लूटने का जरिया है एक, ताकि पब्लिक गरीब से गरीब ही रहे। और ये सरकार जो लूट कर खुद के दिमाग भी अपना बोर्ड पलट कर ले, खुद के घर भी भर ले, और ये जितना मनमर्जी कर सकते हैं। ये जो है ना, इसके पीछे सारा लूटने का प्रबंध है और कुछ नहीं है। चोर, डाकू, लुटेरे, ठग, ये सब के सब राजनीति में बैठे हैं। और आने वाले वक्त में हम सच्चे लोगों का लिए मानव समाज पार्टी का गठन कर रहे हैं, जिसमें सच्चे और ईमानदार होंगे और बहादुर इंसान होंगे। ऐसे जो बैठे हैं ना, ठगियों को जेल में डालेंगे सबको, इनके फिर जो भी है नशाखोरी हम सबसे पहले बंद कराएंगे। तो ये हम आने वाले वक्त में जिस पर काम कर रहे हैं, तो ये नशाखोरी पूरे भारत की समस्या, केवल ये आदिवासियों की है, तो इस पर ध्यान देगा। थैंक यू जी, शुक्रिया मेघराज जी। मैं संतोष साहू जी, आपके पास जो साथी कुछ बैठे हुए हैं, जो हमारे आदिवासी समाज से हैं या और भी कोई जनजाति समाज से हैं, वो अगर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो अपनी विचार रख सकते हैं, क्योंकि
हमारा जो ये जो प्रोग्राम है लाइव है और देश दुनिया के लोग सुन रहे हैं, और अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र से हमारा ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है। जी जी जी, बहुत बड़ी बात है। मधीराम नागवंशी जी हैं, वो कुछ बोलिए, बोलिए कि हमन तो नशा पानी छोड़ दे एक बार त्याग है कि देख देख के हमर जी कटाई जैसे नशा पानी में भीड़ भीड़ के लड़का छुआ सब बर्बाद हो जाते हैं। जी, आप जगदीश जी अलवा हैं, आप कुछ बोलेंगे? सरगुजिया में बोलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पहली बार कैमरा के सामने हैं, आप कुछ बोलेंगे? ठीक है, ठीक। ये सब समाज के शुक्रिया, लोग हैं। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इन भाइयों को बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अपनी बात को थोड़ी सी शब्द में कह दी, लेकिन बहुत बड़ी बातें कह दी है। मैं परम आदरणीय नंद कुमार साय जी के पास फिर से लौटना चाहूंगा। साय जी भारत की एक बहुत बड़ी आबादी, भारत के मूल निवासी समाज के रूप में जाना जाता है, और इस समाज के अंदर में जैसा अभी के मेघराज सरदार जी ने कहा कि पंजाब जैसे विकसित राज्यों में भी सबसे ज्यादा नशाखोरी, ऐसा नहीं कि सिर्फ आदिवासी समाज शराब के नशे में है, लेकिन बहरहाल जो आदिवासी समाज के अंदर में जैसे संत महापुरुषों ने, जैसा गहरा गुरु जी थे, उन्होंने भी समाज को सुधारने की दिशा में बगीचा जैसे जसपुर के वनांचल क्षेत्र में रह करके उन्होंने एक प्रेरणादायी कदम उठाया, और कितने लंबे समय उन्होंने एक मुट्ठी चावल दे करके लोगों को जोड़ने की कोशिश की और शराब छोड़ने की दिशा में प्रयासरत रहे। गहरा गुरु जी का भी नाम आदिवासी समाज में प्रमुखता से लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे समाज के लोगों ने समाज को सुधारने के दिशा में अपना जीवन पर्यंत लगा दिया, लेकिन जो आज जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, जिसमें सरकार की भी सहयोग इसमें मिलनी चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि, एमएलए, सांसद, मंत्री, जो बहुत सारे बहुसंख्यक समाज में हमारे लोग जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, इनका भी दायित्व बनता है कि समाज के अंदर में इस बुराई को दूर कर सकें। तो मैं आपसे दोबारा जानना चाहूंगा, क्योंकि इस दिशा में जो सामूहिक प्रयास को कितना महत्व देते हैं, सामूहिक प्रयास कैसे किया जाना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बातें आपने बताई कि संतवर गहरा गुरु महाराज उस पीरियड में, देखिए, कोरवा समाज, बैगा समाज, उरांव समाज, जितना भी जनजाति समाज था उस क्षेत्र में उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। वो मैं समझता हूं कि सारे लोगों को संत बना करके छोड़ दिए थे, सबका नाम के आगे संत रखते थे। और उसमें कुछ लोग प्रश्न खड़ा किया था कि बाकी जो गहरा गुरु महाराज के सानिध्य में नहीं आ रहे हैं, क्या वो असंत हैं? तो वो बोलते नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाई हम उनको असंत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ आ गए हैं उन्होंने अपना खान पान शुद्ध सात्विक रख लिया है, पीना पाना सब छोड़ दिए हैं, उनको हम संत ही बताते हैं, और वो संत हैं ही। और ऐसा करके बहुत सारी, अब वो राजमोहिनी देवी एक हुआ करती थी सरगुजा में, उन्होंने भी बहुत बड़ा समाज का सुधार किया। और इसी क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे काम हमारे ये दोनों संत जनजाति समाज से थे और बहुत बड़ा उद्धार किया। बहुत एक जमाना ऐसा आया था, मैं गहरा गुरु महाराज के सानिध्य में कई क्षेत्रों में उनके साथ भी जाता था। वहां देख करके बड़ी प्रसन्नता होती थी कि समाज का समाज एकदम कीर्तन भजन, रात भर रामायण की चौपाइयों को गाते थे और नृत्य भी होता रहता था, सवेरे सबका भोजन होता था और सब लोग एक गुरु महाराज से आशीर्वाद लेकर के अपने अपने घर जाते थे। वो सारा समाज में सुधार हो गया था। मुझे लगता था कि कोई आदमी शायद ही बचा होगा जो उनके सानिध्य में नहीं आया हो। इसका अर्थ ये हुआ, उनके चले जाने के बाद ये जो समाज है वो धीरे 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 करके फिर अपने उस बुराइयों में लौट गया है। इसका अर्थ ये मैं समझता हूं कि निरंतर इस तरह के सारा सुधार होने की जरूरत है
और सारे लोग मिलकर के एक सामूहिक प्रयास जो आपने बताया, सरकार का प्रयत्न तो बहुत जरूरी है, लेकिन इस दिशा में जो सामाजिक का सेवा का काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों को खोज करके और एक समूह बना करके और अलग अलग क्षेत्रों में इस बुराई से दूर होने के लिए समाज को खड़ा करना, समाज को समझाना और समाज को सही दिशा देने का काम हमें करने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। और ये काम समाज की तरफ से हो सकता है, जैसे सरदार जी ने बताया कि पंजाब में ऐसी स्थिति हो गई है कि जहां पर बड़े बहादुर लोग, ताकतवर लोग होते थे, उनका शारीरिक स्वास्थ्य जो है बिगड़ चुका है। पंजाब में भी, हरियाणा में भी बहुत घोर माने शराब पीने की आदत बहुत बनी हुई है और इस कारण से उनका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे गरीब समाज जनजाति समाज है और वो शराब में और चौपट हो रहा है, इसलिए मैंने उनको जनजातियों पर केंद्रित करने की कोशिश की। लेकिन शराब जिस जिस क्षेत्र में भी प्रवेश करेगा वहां बर्बाद ही करेगा वो, ये ध्रुव। और इसलिए हम सारे लोग मिलकर के सरकार को भी प्रेरित करना चाहिए। आपने बहुत सारी बातें बताई कि भाई, जैसे संतोष जी ने भी बताया कि उसमें चुन करके तो समाज से ही लोग जाते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोग सरकार में बैठ जाते हैं, उसके बाद सारा काम वही कुछ लोगों के माध्यम से हो जाता है। लोकतंत्र में समाज का संचालन समाज के विचारों और उनके चिंतन के आधार पर होना चाहिए। ये अभी तक इस रूप में लोकतंत्र में उतरा नहीं है, लेकिन हम प्रयत्न करेंगे, हम सब लोग मिल करके, कि आम आदमी की जो अवधारणा है उसको बनाना भी है और उसी अवधारणा के साथ, उसी विचारों के साथ कोई भी सरकार चले, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए और इसमें थकना नहीं चाहिए। इस काम को निरंतर आगे सामाजिक तौर पर बढ़ाते रहना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नंद कुमार साय जी। हमारे साथ बृजेंद्र सिंह साहब जुड़े हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश के एक बड़े राज्य से में लॉ एंड ऑर्डर को देखते रहे हैं, वो डीजीपी पद से रिटायरमेंट हुए हैं। बृजेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है व्हाट्सएप मानवता चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम जो नशाखोरी, भारत में नशाखोरी को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं और आप हमारे इस प्रोग्राम में आखिरी समय में जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप अपने विचार रखें कि भारत में इस जो बढ़ती हुई नशाखोरी को लेकर भारत की आम जनता को कैसे बचाएं, भारत के मूल निवासी समाज को कैसे जगाएं, इस संदर्भ में अपने विचार रखें। हाँ, देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने रखा है। ये अभी लोग जो है नशे के मारे हुए हैं और खास तौर से जो गरीब लोग हैं उनमें निराशाजनक वातावरण रहता है, जिसका सबसे बड़ा कारण उनकी गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, तमाम तरह की समस्याओं से घिरे रहते हैं। और जब उनसे बचना चाहते हैं तो वो या तो नशे का सहारा लेते हैं या कहीं मंदिर वंदिर में घंटी बजाते हैं जा करके। वो जो है उनको फेस नहीं कर सकते समस्याओं को, और अकेला आदमी बहुत कमजोर अपने को महसूस करता है। तो हमारे जो समाज की परिस्थितियां हैं, व्यवस्था है, वो शोषण पर और जातिवाद और सांप्रदायिकता पर बुरी तरह आधारित है। ये सबसे बड़े भयानक रोग हैं हमारे समाज के। 3 रोग हैं: जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार। और जातिवाद हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। दिक्कत यह है जिसको हम लोग वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। अब इससे जो लोग हैं वो 90% मारे हुए हैं गरीबी के, अशिक्षा के। मुश्किल से 4-5% 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सत्ता को, शिक्षा को, संपत्ति को अपने कब्जे में कर रखा है। तो अब जो लोग मारे हुए हैं वो अपनी उनके जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, उनकी जो निराशाएं हैं, उनमें वो नशे में सहारा ढूंढते हैं। अब प्रश्न ये है कि जब तक परिस्थिति बदलेगी नहीं तो नशे से थोड़ी बहुत रात को आराम मिल जाए 2-4 घंटे के लिए, समस्या तो और भी भयंकर रूप से खड़ी रहेगी। और दूसरी बात कि बच्चे जब भूखे मरेंगे अपने सामने बैठे होंगे तो और ज्यादा निराशा, और आदमी आत्महत्या तक करते हैं। तो ये बड़ी भयानक समस्या है। इसको संतों ने रोका उस जमाने में, गरीबों के बीच में। आपको मालूम है, सदगुरु कबीर हुए, नानक हुए,
ये रैदास हुए, बहुत बड़े बड़े संत हुए। मैं एक ऐसे ही परिवार से संबंधित रखता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे यहाँ कोई नशे का प्रचलन नहीं रहा। शराब से, गोश्त से, मतलब जो ये जो नशा वगैरह है, इससे दूरियां रही। तो संतों का ऐसा प्रभाव रहा, ये बहुत बड़ा योगदान था। तो खास बात यह है कि जब तक लोगों के फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं होंगे, जब तक समाज में हिंसा और असलियत से दूर भागने की बीमारी ये खत्म नहीं होगी। इसमें अगर धर्म का योगदान हो सकता है, व्यवस्था का, तो बहुत बड़ी चीज है। मगर इसके लिए हमको अपने खास तौर से गरीब समाज को संगठित करके उनको ये बताना होगा कि इस समस्या का समाधान ये नहीं है। एक चीज मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ, मैं कानून व्यवस्था से मैंने डील किया और मैं एक ऐसे जिले में रहा जहाँ के बहुत बड़ा क्राइम होता था। उसके बाद मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह पर हुई जहाँ की बिल्कुल क्राइम नहीं था। वो पहाड़ी इलाका था, शराब बहुत पीते थे, मगर वहाँ लोग बहुत पीते थे, मगर लड़ते झगड़ते नहीं थे। तो फिर मैं ये इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसके पीछे जो निराशा का वातावरण है वो बहुत बड़ा कारण होता है। और जो लोभ लालच बढ़ा हुआ है समाज के अंदर, एक आदमी माल इकट्ठा करता है, समाज का हक मारता है, तो दूसरा जो गरीब रह जाता है वो देखता है कि मैं भी एक मनुष्य का जन्म है, तो उसकी जो निराशाएं, फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, ये मुझे लगा कि असली कारण जो है हिंसा का और नशे का, वो सामाजिक व्यवस्था है। और जहां पर लोभ लालच कम है, जहां पर फ्रस्ट्रेशन कम है ना, वहाँ हिंसा भी कम होती है और लोग लड़ते झगड़ते नहीं। मगर ये जो लोगों के गलत धारणा थी हमारे अंदर कि शराब पी करके लोग बहुत ज्यादा हिंसा करते हैं, मेरा ये अनुभव रहा उस पहाड़ी इलाके में कि लोग लड़ते झगड़ते नहीं थे, हिंसा नहीं करते थे, पीते पाते काफी थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। तो खैर, बहरहाल हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग संगठित तरीके से, जैसा संतों ने किया, सारी गांव में गांव घूम करके, जिन्हें आप अछूत कहते हैं, अनटचेबल कहते हैं, जिन्हें पिछड़े कहते हैं, दलित कहते हैं, उन लोगों के गांव जा करके उन्होंने संगठन खड़ा किया। और उसी का परिणाम था, आप देख रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर रहने वाले तो महाराष्ट्र के थे, इंटीरियर के, लेकिन संत कबीर के विचारों से उनके परिवार और उनकी माँ, उनके पिताजी की दृष्टि से प्रभावित थे। और इसलिए आपने देखा होगा बाबा साहब को इतनी बड़ी शिक्षा हुई, इतने यूरोप वगैरह कंट्री में रहे, लेकिन वो कोई शराब वराब नहीं पीते थे, छूते भी नहीं थे बिल्कुल शराब सिगरेट को। तो ये जो अच्छी चीजें हैं हमारे समाज में, जो संतों की जो परंपराएं हैं, इनको संगठित तरीके से बढ़ाया जाएगा तो इन पर रोक लगाई जा सकती है। सरकार के लिए तो आमदनी का बहुत बड़ा जरिया होता है, तो कोई भी सरकार इसको, नशे को दूर नहीं करना चाहती, लेकिन अगर इतना ही करे कि जो आमदनी होती है उसकी 25% प्रचार में लगाए, या आम गरीब लोगों के कल्याण में, शिक्षा पे लगा दे, स्वास्थ्य सेवाओं पे लगा दे। मगर दुर्भाग्य है कि शिक्षा को और स्वास्थ्य को, दोनों को सरकारों ने हमारे देश में व्यापारियों के हाथ में दे रखा है और वो एक धंधा बना हुआ है। लिहाजा ये परिस्थितियां और बिगड़ रही हैं। मुझे बस इतना ही कहना है आपसे। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। ब्रिजन सिंह साहब आगरा से जुड़े हुए थे। मैं आज के हमारे इस कार्यक्रम की समाप्ति का समय भी आ गया है। मैं एक मिनट का समय में अपनी सारांश के रूप में सारगर्भित बातों को लेकर बात रखने के लिए निवेदन करूंगा। संतोष साहब अपनी बात 1 मिनट में रखें, क्योंकि इस जो प्रमुख मुद्दे को लेकर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा करी है। आने वाले समय में फिर हम इसकी और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन भारत के अंदर में इस जागृति को कैसे फैलाया और कैसे रोका जा सकता है, अपने विचार रखें। अपनी आवाज को म्यूट करें संतोष साहू जी। जी, भारत में नशाखोरी जिस तरीके से, जिस तेजी से बढ़ रहा है, आने वाला जो हमारा भविष्य है, जो हमारा पीढ़ी है, उसका सर्वनाश तय दिखाई पड़ रहा है। गांव गांव में छोटे छोटे बच्चे नशे में डूबे हुए हैं, महिलाएं नशाखोरी कर रही हैं। हम तो गांव में हैं और भारत गांव का देश है, लगभग कम ज्यादा हर जगह स्थिति है। मैं आपके वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से, आपने 1 मिनट का समय दिया है, तो बस ये कहना चाहता हूं कि नशा हर बुराई के जड़ में है, हर अपराध के जड़ में नशा है। नशा से ही आय हो रहा है, ऐसे कहने वाले लोगों को भारत के संसाधन की जानकारी नहीं है।
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से भी मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर भारत को बचाना है, भारत को ज्ञान विज्ञान के रास्ते पे आगे ले जाना है, इंसानियत मानवता पे भारत खड़ा हो, हर तरह का अपराध अगर रोकना है तो भारत में नशाखोरी को बंद करना होगा। और हमारे देश की राज्य सरकारें, केंद्र सरकार इस पे संज्ञान लेंगे और समाज सेवियों की तरफ से ये पूरा बात लाया जाएगा। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। मैं परम आदरणीय डॉक्टर नंद कुमार साय जी के पास 1 मिनट के लिए अपने विचार रखने के लिए निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारी कार्यक्रम की समाप्ति भी है। नंद कुमार जी, आपने जीवन पर्यंत आदिवासी समाज और अन्य समाज के लोगों को नशा से मुक्त करने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए आपने नमक तक को भी छोड़ दी, और आपके जीवन से लोगों को प्रेरणा भी मिलनी चाहिए। तो समाज को इस दिशा में संपूर्ण रूप से इस व्यसन से दूर रहने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? अभी आप लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण विचार रखे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि गांव हमारा एक प्रमुख केंद्र है। एक गांव में कुछ प्रमुख लोग, सब प्रकार के समाज के लोग रहते हैं। हमारा ही गांव है जिसमें कुछ नए नवयुवक बहुत सारे शराब वराब पी रहे हैं। मैंने यहाँ समय समय पर बैठक लेकर के, खास करके महिलाओं का जो समूह है, उनसे मैंने निवेदन किया है कि आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, कुछ लोगों को इकट्ठा करके कि ये शराब यहाँ कोई बनाए नहीं कोई, और ये जो नए लड़के पी रहे हैं को भी प्रेरित करना है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि गांव में शराब नहीं मिलनी चाहिए। कौन कौन अवैध रूप से बना रहे हैं, इनको रोकने के लिए महिलाओं का एक समूह बनाया हुआ है हमारे गांव में, और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर वो स्वयं नहीं कर पाएंगे तो उसमें कैसा पुलिस का, आबकारी का कैसा सहयोग लिया जा सकता है। एक केंद्र केवल गांव को मान करके इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कुछ नया शुरुआत हमने यहाँ पर किया है अपने गांव में, और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि एक गांव को अगर हम इस तरह से कैसे ठीक कर सकते हैं, वो एक मानदंड बन सकता है जो अलग अलग गांव और अलग अलग क्षेत्रों में उसका विस्तार किया जा सकता है। प्रारंभिक तौर पर हमने इसको शुरू किया है, पहले भी शुरू किए थे, ठीक कुछ अच्छा हो जाता है, फिर कुछ दिन छोड़ देते हैं तो फिर उसी लय में फिर आ जाता है। तो इसको हमने अपने गांव स्तर पर इसको शुरू किया है, देखते हैं कहाँ कितनी सफलता मिलती है। जी, बहुत शुक्रिया। मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूंगा लास्ट में। लास्ट कमेंट ब्रिजेंद्र सिंह जी अपनी लास्ट कमेंट दें। हेलो, मुझे लगता है हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो बहरहाल आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आज हमारे इस खास वार्ता को ब्रिजेंद्र सिंह जी अपनी बात रखें। हाँ हाँ, लास्ट कमेंट। नहीं, बहुत अच्छी सलाह दी गई है, नेक सलाह है। मेरा बस यही कहना था, देखिए जिन परिस्थितियों में संतों ने प्रचार किया और नशाखोरी के अभियान चलाया वो बहुत सफल हुआ। तो इसमें एक नैतिक स्तर से भी जो गांव में आप लोग काम करेंगे, मुझे विश्वास है कि इन संतों की विचारों का भी उपयोग किया जाए। और खास बात यह है कि जो निराशाएं हैं नौजवानों में, जो उनके लिए क्या किया जा सकता है उसको भी सोचा जाना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां जब तक नहीं बदलती, उपदेश देने से मात्र से कुछ नहीं होता। जी, बहुत शुक्रिया ब्रिजेंद्र सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आज की इस खास वार्ता में जुड़े हुए पूर्व अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के और राज्यसभा लोकसभा के सांसद रहे, वरिष्ठ नेता रहे माननीय नंद कुमार साय जी का, जिन्होंने अपनी अमूल्य कीमती समय देकर हमें वॉइस ऑफ मानवता चैनल में अपने विचार साझा की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट संतोष साहू साहब का, उनके जो समस्त साथी हैं, आदिवासी भाई, मूल निवासी साथी हैं जो गांव से, जंगल से आए हैं और इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत दी, इस कार्यक्रम को सुना। ब्रिजेंद्र सिंह जी जो आगरा से रहे हैं और उत्तर प्रदेश के एक बड़े राज्य से डीजीपी पद से रिटायरमेंट हुए हैं, उन्होंने भी अपनी कीमती समय विचार साझा की। मैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल की टीम को, मेघराज जी को धन्यवाद करता हूं और आज की इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने की घोषणा करता हूं। आने वाले समय में फिर नई कोई
ज्वलंत मुद्दे को लेकर, ज्वलंत समस्या को लेकर हम हाजिर होंगे और हमें आशीर्वाद के रूप में हमारा सहयोग देते रहेंगे। नंद कुमार साय जी का, संतोष साहू जी का, ब्रिजेश सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।